नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक और यूपी से लेकर बिहार तक 20% का रण चल रहा है। मुद्दों से मात खाए विपक्ष ने अब 20% का दामन पकड़ने की सोच ली और यही वजह है कि चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो या फिर मायावती, सभी 20% के पीछे भाग रहे हैं। सवाल यह है कि 20% को डराकर अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश क्या रंग लाएगी विपक्ष के लिए? और एक और बड़ा सवाल यह है कि बिहार चुनाव में जिस तरीके से ओसामा और मोहम्मद की एंट्री हुई है, उससे क्या कुछ बदलने वाला है? एक बड़ी बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में मायावती ने मुस्लिम मौलानाओं के साथ बड़ी मीटिंग की है और उन्हें समझाया गया है कि अगर मायावती के साथ वो आते हैं तो ही उनका फायदा होगा। अखिलेश हो, कांग्रेस हो, किसी ने उनका साथ नहीं दिया, उनका फायदा नहीं किया, भले ही उन्होंने मदद करके उन्हें सत्ता तक पहुंचाया हो। लालटेन में तेल डालकर भले ही लालू प्रसाद यादव का घर रोशन किया हो। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ बिहार पहुंचे तो उन्होंने ताल ठोक दिया। उन्होंने कहा कि ओसामा, ये जो नाम है, इसी से आप समझ सकते हैं कि फितरत क्या होगी। तो कुल मिलाकर यूपी हो चाहे बिहार हो, दिल्ली हो या हैदराबाद हो, हर जगह 20% के लिए नेता रण करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए डर का माहौल भी पैदा किया जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक 20% वाली सियासी रेस चल रही है। वो वैसी कह रहे हैं सिर्फ मुस्लिमों का नेता मैं ही हूँ। तेजस्वी कह रहे हैं मैं वक्फ बिल फाड़ कर फेंक दूंगा। अखिलेश से लेकर तेजस्वी और मायावती से लेकर ओवैसी तक इसी 20% वाली एम फैक्टर की सियासी गाड़ी में सवार है। बिहार में विपक्ष के चुनाव का सेंटर पॉइंट मुस्लिम वोट बैंक पर आकर टिक गया है। 243 सीटों में से करीब 80 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में है। इन सीटों पर उनकी आबादी 20% से ज्यादा है, जिस पर विपक्ष आंखें गड़ा कर बैठा है। विपक्ष की रणनीति पर चोट करके योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल रखा है। सीवान की धरती से योगी ने आरजेडी उम्मीदवार शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा पर जमकर प्रहार किया। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। एक तरफ बिहार में चुनावी तापमान बढ़ा है, दूसरी तरफ यूपी में मायावती 2027 की तैयारी में लग गई है। मायावती ने कल मुस्लिम मोर्चे की मीटिंग बुलाई, मुस्लिम नेताओं को पहली पंक्ति में बिठाया। इसमें उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से करीब 450 मुस्लिम नेताओं और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। मायावती का टारगेट है मुस्लिम समुदाय को पार्टी से जोड़ना और अखिलेश से एमवाई फैक्टर को एमडी यानी मुस्लिम दलित से चुनौती देना। मायावती एम फैक्टर से यूपी मजबूत करने में जुटी है तो अखिलेश आजम खान के सहारे बिहार में तेजस्वी को जिताने निकले हैं। समाजवादी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आजम खान को स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया है। आजम मुस्लिमों के बड़े नेता माने जाते हैं, उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम जुटते हैं, लेकिन बिहार में उनका जादू कितना चलेगा ये तो पता नहीं। लेकिन तेजस्वी ने वक्फ कार्ड खेलकर तुष्टीकरण का एजेंडा सेट कर दिया है। और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। हैदराबाद के ओवैसी भाईजान तो बिहार में तेजस्वी के साथ साथ पीके के लिए भी सिरदर्द बने हैं। बिहार में गरजे ओवैसी ने पूछ डाला है कि आखिर मोहम्मद का बेटा उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। सबका अपना सियासी गणित है, कोई एमवाई के सहारे तो कोई एमडी के। ओवैसी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता होने का दम भर रहे हैं। देश में करीब 14% मुस्लिम वोटर्स हैं। उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 20% का है। बिहार में 17% नंबर है। जाहिर है यह आंकड़ा विकास की राजनीति पर भले ही भारी ना पड़े,
लेकिन तुष्टीकरण की सियासत करने वालों के लिए ये बहुत बड़ा नंबर है। इसीलिए हर कोई 20% को अपने पक्ष में करने की दौड़ लगा रहा। लेकिन सवाल है, 20% की सियासत करने वाले नेता 80% की चिंता कब करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो ये 20% का रण चल रहा है। मुद्दों से क्या विपक्ष हार गया है? इसलिए यूपी हो, बिहार हो, हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक 20% के पीछे विपक्ष भाग रहा है। आज इसी पर बात करेंगे। धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अनंत विजय जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, एमएच खान साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट और बीएसपी के लीडर हमारे साथ हैं, हमारे साथ अरुण यादव जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और आसिफ सुहेल कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आज सवाल बीएसपी से एमएच खान साहब आपसे है कि आप लोग अब क्या मुसलमानों को डर दिखाकर उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं? साहब, आपका ये इल्जाम सरासर गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। बहन कुमारी मायावती जी जब सत्ता में थी, मैं सवाल पूछ रहा हूं सर, तो उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया किसके लिए? नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं तो मैं जवाब दे रहा हूं। मैं आपके सवाल को सही नहीं मानता हूं। बहन कुमारी मायावती जी ने जब सत्ता में थी तो उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया, जिसमें 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी और उनको वजीफा भी दिया जाता था। और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी सरकारें बनी हैं, कोई एक सरकार बता दे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहन कुमारी मायावती जी ने उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में बनाया, जो हायर एजुकेशन देता है। तो ये कहना कि खेल खेल रहे हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी उस वक्त मिनिस्टर थे, 22 विभाग उनके पास थे और उनको मुस्लिम कौम को सुधारने के लिए सारी योजनाएं लागू करने के लिए उनको अधिकृत किया गया था। और कहीं हर डीएम, हर एसपी से बहन कुमारी मायावती जी ये तलब करती थी कि बताओ ना कितने मुसलमान एसएचओ हैं, बताओ ना कितने दलित एसएचओ हैं, बताओ ना कितने पिछड़े वर्ग के एसएचओ हैं। इस सारे लोगों को सत्ता में भागीदारी दी जाती थी। आज जो कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि ये नमक हराम है। नमक हराम कौन है? आप बताओ, जिन्हें वोट नहीं दिया वही तो नमक हराम हुए। तो उनको ये मुसलमान के साथ साथ बैकवर्ड क्लास और दलित समाज को भी गाली बक रहे हैं कि जिन्होंने वोट नहीं दिया वो नमक हराम है। और गिरिराज सिंह कहते हैं झटका खाओ, सबका नाम सनातन बचाओ। तो झटका खाने से सनातन बचेगा? ये बातें जो है बरगराने वाली बातें हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूं, लौट कर आऊंगा आपके पास धनंजय गिरी जी। अगर समाजवादी नहीं, पूरी बात होने दीजिए ना, 10 सेकंड। ठीक है सर, मैं लौट के आपके पास आऊंगा। धनंजय गिरी जी पे भी बोलने दीजिए। हाँ, बोल लीजिए, कंप्लीट कीजिए सर। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं, बिहार में आप एक राष्ट्रीय जनता दल 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए सर, जल्दी से। डिप्टी सीएम घोषित किया है। क्यों किया भाई? हाथ कर रहा हूं मैं, कह राष्ट्रीय जनता दल ने एक डिप्टी सीएम घोषित किया है, जो 2% की आबादी है। 18 से 19% आबादी मुसलमानों की है। आपने क्यों नहीं घोषित किया? दलितों के समाज से क्यों नहीं घोषित किया? जब तमाम ठीक है सर, ओके। धनंजय गिरी जी पहले जवाब दीजिए, उसके बाद आरजेडी के पास जाऊंगा। धनंजय गिरी जी, आप घोषित करिए ना। हाँ, विद्यानाथ जी, हेलो विद्यानाथ जी, आवाज आ रही है? जी धनंजय जी जवाब दीजिए। वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं नमक हराम, जो आपको वोट नहीं दे वो नमक हराम हो जाता है। तो भाई, जब आप लोग नमक हराम कहेंगे तो दूसरी पार्टियां तो उन्हें अपने पक्ष में करेंगी। वोट तो है उनका, सत्ता में भागीदारी उनकी 18 से 20% की है, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हैदराबाद हो। विद्यानाथ जी, मुसलमान वो सियासी अनार हो गए हैं जिसके लिए तमाम सेकुलर दल बीमार हैं। इनको मुसलमान को अपनी मिल्कियत समझने की जो लगातार एक मानसिकता बन गई है, हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं। मुसलमान को, मुसलमान मुल्क की माटी के साथ जोड़ करके अपने मुस्तकबिल को अपने एक मकाम तक लेकर जाए। ये मोदी गवर्नमेंट में ये प्रयास किया जा रहा है कि मुल्क के साथ जुड़े,
मुल्क की माटी से जुड़ करके अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए, अपने मकाम तक जाने के लिए मुसलमान प्रयास करे। लेकिन ये लोग मुसलमान को बंधुआ मजदूरी कराना चाहते हैं, उनको भय दिखाना चाहते हैं, उनको डरा करके रखना चाहते हैं, अपनी मिल्कियत बनाकर रखना चाहते हैं और सिर्फ वोटर लिस्ट बनाकर रखना चाहते हैं। जो तमाम राजनीतिक दल है सेकुलर गिद्ध हैं, जो मुसलमान को बाजार में मांस की तरह नोच रहे हैं उसको। वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई मुल्क से जुड़ो, खाया वतन का नमक तो यहाँ का आगे बढ़ाओ। हम ये नहीं कर रहे हैं। हम किसी राजनीतिक दल का वोट की राजनीति हम करते ही नहीं है, वोट बैंक बनाने की राजनीति करते ही नहीं है, किसी को जोड़ने घटाने की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया, क्या दिया है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इंक्लूसिव बातें की हैं। हमने कब कहा कि हिंदू का साथ, हिंदू का विकास? कभी तो नहीं कहा। हम सबको लेकर के चलने की बात करते हैं, लेकिन आप सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान, क्या चक्कर है भाई? वो कह रहे हैं कि आपके नेता नमक हराम कहते हैं। उसको डराना चाहते हैं, आप उसको भरमाना चाहते हैं। धनंजय जी बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। हम तो ये सबको कहते हैं कि अगर आप मुसलमान नमक अब्दुल कलाम है जो तो उसको सलाम है, अगर वीर अब्दुल हमीद है तो उसके लिए हम शहीद हैं। और अगर हेलो, हम मुल्क के माटी से मुसलमान को जोड़ करके एक बेहतरीन मुल्क बनाने का, जब दोनों मिल करके काम करेंगे, इस देश का हर आदमी मिलकर काम करेगा, एक बेहतरीन मुल्क बन पाएगा। ठीक है सर, ओके। अरुण यादव जी बोलिए सर। एमएच खान ने सबसे पहले कहा कि 18% जो बिहार में है उनको आप लोग पूछ नहीं रहे, कह रहे हैं कि चुनाव के बाद बना देंगे उप मुख्यमंत्री। थोड़ा आवाज बढ़ा। और जो 5% है उनके लिए आपने घोषणा कर दी, उम्मीदवार बना दिया उप मुख्यमंत्री का। दूसरी तरफ आप लोग डर दिखाते हैं, लेकिन मुद्दों से आप लोगों का काम नहीं चलता है। इसीलिए आप लोग वक्त भी लेकर आते हैं। आपको पता है कि मुसलमानों का वोट चाहिए तो वक्त को लाना पड़ेगा। देखिए विद्यानाथ जी, इस चुनाव में बिहार की जनता को पता है कि मुद्दे की राजनीति कौन कर रहा है। यह स्पष्ट बिहार की जनता जान चुकी है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ही एक ऐसे लीडर हैं जो मुद्दे की राजनीति शुरुआती दौर से करते आए हैं और इस चुनाव में भी जनता के जो ज्वलंत सवाल हैं उन सवालों को लेकर गए हैं। पढ़ाई लिखाई, दवाई की, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात करते हुए नौजवानों के लिए रोजगार की बात की गई है। महिलाओं के लिए माय बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक माह देने की बात कही गई है। इतने सारे मुद्दे हैं अरुण यादव जी, सिलेंडर देने की अरुण यादव जी, अगर इतने सारे मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको वक्फ कानून को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? आपको शहाबुद्दीन के बेटे को मैदान में उतारने की क्या जरूरत थी? सुना जाए ना, शहाबुद्दीन साहब के बेटे नौजवान हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, नीट एंड क्लीन हैं। आनंद मोहन और ये जो है आपके आनंद सिंह की तरह एक 47 लहराने वाले में से नहीं है। अब चलिए मुद्दे की बात। हमारे नेता ने कहा है 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे, 200 बिजली यूनिट फ्री देंगे, नौजवानों के लिए जो है युवा आयोग का गठन करेंगे, 2 मिसाइल नीति लागू करके बिहार के नौजवानों को नौकरी यही देने का काम करेंगे, प्रत्येक घर को, प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। महागठबंधन का स्ट्रक्चर साफ है, हमारा मुख्यमंत्री का भी चेहरा स्पष्ट है, हमारा विजन भी बिहार वासियों के लिए क्लियर है, साझा घोषणा पत्र भी जारी हो चुका है। लेकिन अब तक तो आप लोग रोज कह रहे हैं अरुण जी, चेहरा ये बात आप लोग रोज कह रहे हैं, जनता सुन भी रही है। आपके वादे में कितना दम है, आपका प्लान क्या है, ये आप बता नहीं रहे हैं। दूसरी बात जो सवाल एमएच खान ने उठाया, अगर मायावती मुस्लिम मौलानाओं के साथ, प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हैं, वो एमडी समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि आप लोग अगर एमवाई समीकरण लेकर चल रहे हैं, मुसलमानों का प्रतिनिधि आप खुद को मानते हैं, तो भाई उनको उनके हक का क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर मल्ला का बेटा यानी कि सन ऑफ मल्ला अगर उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है, तो सन ऑफ मोहम्मद को आप उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? आप सुन लीजिए, क्यों वैसे पूछ रहे हैं आपसे? हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या अमित शाह जी, जहां जो तरी पार सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल हमारे लिए मायने नहीं रखता है।
मायने रखता है जनता के जो ज्वलंत सवाल हैं, उन सवालों को लेकर आज हम जनता के बीच हैं। ये चंदा लेकर धंधा देने वाले पार्टी, ये चंदा देकर धंधा देने वाली पार्टी कफन चोर, गला में घूमने वाला सिंदूर घोटाला से लेकर शौचालय घोटाला तक धनंजय गिरी की पार्टी ने करने का काम किया। धनंजय गिरी का एक ऐसा पार्टी है भाजपा, ऑन कैमरा पैसा लेते हुए ये ये पैखाना चोर है, कफन चोर है, मंदिर का चंदा खाने वाला है, एक आधार करोड़ का कैबिनेट घोटाला उजागर किया। ये बलात्कारी पार्टी का प्रवक्ता है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके भाजपा मतलब बड़का झूठा पार्टी। दोनों लोग रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए, दोनों लोगों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, की जरूरत नहीं है। दोनों लोगों का ऑडियो डाउन कर दीजिए। तारिक खान साहब, मायावती एमडी समीकरण बनाने की कोशिश कर रही हैं, आप पीडीए समीकरण लेकर चल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या देश में मुद्दों की राजनीति, आप लोगों के पास मुद्दे जो थे वो सब धराशायी हैं, इसीलिए अगर मायावती एमडी समीकरण बनाने की कोशिश कर रही हैं तो आप लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि अगर उधर से एमडी समीकरण से पीडीए की लड़ाई होगी तो हार तो पक्की है। देखिए, किसी भी पार्टी को किसी एक वर्ग से सिर्फ जोड़ना मुझे लगता है गलत है। मैंने सबको सुना, मुझे उम्मीद है कि मुझे भी समय मिलेगा बोलने का। अब आप कह दें कि अमित शाह साहब कश्मीर गए थे, मुसलमानों को ईद में और मुहर्रम में 2-2 सिलेंडर बांट रहे थे, तो वो कौन सा फैक्टर था? बौद्ध का फैक्टर था बी, या सी क्रिश्चियन के लिए फैक्टर था, या एच हिंदू के लिए फैक्टर था? कौन सा फैक्टर के लिए वोट मांग रहे थे? किसके लिए सिलेंडर बांट रहे थे? मुसलमानों को ना। वहां मुसलमान को जाकर आप सिलेंडर बांट रहे थे क्योंकि वहां मुसलमान का आपको वोट चाहिए था। और यहां आपको क्या करना है? यहां हिंदू मुसलमान का एक डिवाइड खड़ा करना है। 43.52%, 43.52% यूपी 2024 लोकसभा के चुनाव में वोट मिला इंडिया अलायंस को। 14%, 15% मुसलमान है, चलिए पूरा मुसलमान दे दिया। बाकी लोग कौन है? बाकी वोट तो चंद्रमा से आए ना, बाकी वोट समाजवादी पार्टी को, कुछ जुपिटर से आए, एलियन ने वोट डाला। बाकी लोग तो बचे कौन? वही तो बचे जो आप डिवाइड करना चाहते हैं, पीडीए समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग। अभी आपने बताया कि सिर्फ आजम खां को बना दिया वहां पर स्टार प्रचारक। नरेश उत्तम पटेल कौन है? कौन है नरेश उत्तम पटेल? डिंपल यादव कौन है? क्या नाम है उनका? लालजी वर्मा कौन है? कृष्णानंद नंदा कौन है? तो क्या सिर्फ मुसलमान को प्रचारक बना दिया? इस तरीके का एक लाइन ड्रॉ करना मुझे समझ ही में नहीं आता। आप मांग सकते हैं मुसलमानों का वोट जाकर कश्मीर में सिलेंडर बांटकर, तब वो अनार बड़ा बढ़िया था, खूबसूरत अनार बन गया। अब जब वही कोई और काम कर ले तो उसको आप बीमारू अनार कहते हैं। ये बात कतई भी समझ में नहीं आती। वोट मांगने का अधिकार आपका भी है, हमारा भी है। मुद्दों पे लड़िए, रोजी पे लड़िए, रोटी पे लड़िए, कपड़े पे लड़िए, किसान पे लड़िए, मगर हिंदू मुसलमान पे लड़ा कर ही 2 से 302 तक पहुंचने वाले लोगों के पास और कोई पिच पे हरी घास नहीं दिखाई देती है। सिर्फ एक ही जगह घास दिखाई देती है जहां हिंदू और मुसलमान को बांटकर, उनको काटकर कहते हैं इनके नेता कि अपने इलाके में ये सर्वधर्म संपन्न की बात कर रहे हैं, सबको साथ में लेकर चलने की, कि सुअर पाल लो ताकि मुसलमान आपकी सोसाइटी में ना रहे। ये इनका वो है, ये इनका स्तर है, ये इनका स्तर है। खुलेआम कहते हैं कि मुसलमान को मारो काटो। इन्हीं के तमाम सांसद, विधायक, एक विधायक इनका पूर्व डुमरियागंज का कह रहा है कि मुसलमान लड़की ले आओ। आई ऑब्जेक्ट विद्यानाथ जी, नौकरी दे दूंगा, मुसलमान लड़की लेकर आओ, नौकरी दे दूंगा। आई ऑब्जेक्ट विद्यानाथ जी, क्या उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन लिया? नहीं। उसको पुरस्कार मिलेगा, लोकसभा का टिकट मिलेगा, एमएलसी बनाया जाएगा, दुनिया की सारी अब जो फैसिलिटी है वो उस विधायक को दे दी जाएंगी। सर रुक जाइए, तारिक खान जी रुक जाइए, तारिक खान जी रुक जाइए, बोलिए 20 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद आनंद विजय जी। धनंजय गिरी 20 सेकंड में जवाब दीजिए। विद्यानाथ जी, हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सद्र्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कृष्ण फाल भाग भवेत्। हम तो कभी किसी का कोई वैमनस्य की बात नहीं करते। हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता ने जरूर कहा था अपनी पतोह के प्रचार में दिल्ली, वहां पर लखनऊ कैंट में,
कि मैंने 14 हिंदू मरवा दिए, जरूरत पड़ी तो और भी मरवा देता, मैं मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा क्या सकता था। दलितों के लिए जब आरक्षण की बात आई तो आपने बिल फाड़ दिया पार्लियामेंट में, और जब आपकी सरकार आई तो आपने दलितों को डिमोट कर दिया। डिमोट किया, दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ, दलितों को डिमोट किया। यही नहीं, आपने 70 साल तक जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगा के बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाई, और वहां वाल्मीकि समाज को, पिछड़ों को, दलितों का आरक्षण नहीं लेने दिया। एएमयू और जामिया मिलिया में आरक्षण खत्म कर दिया। कहो रहीम कैसे हो केर बेर के संग, हम तो लिप्टन चाहते हैं, तुम फाड़ा तो आप चाहेंगे कि अपना हेडर एजेंडा चलाएं कि वो तीन हिजाजी का बेड़ा निशा जिसका अक्सर आलम में पहुंचा, मौसम हुआ कोई खतरा न, जिसका न उलझा में जिसका न कुलजा में टिटका, किए पैसी पर जिसने सातों समंदर वो डूबा था आने में गंगा के आकर। अगर आप ये एजेंडा चलाना चाहते हो तो ये मंजूर है, नामंजूर है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस मुल्क का मुसलमान इस मुल्क की माटी से जुड़े। आपकी मुनाफत और मक्कारी जो चेहरे पर कुछ और है, सामने से यारी और पीछे से हथियार की तैयारी, ये नहीं चलने दिया जाएगा इस देश में, ये नहीं होगा। ये जुल्म ढाना बहुत हो गया। ठीक है सर। इराक, सीरिया, धनंजय जी, जब जहां घटे एक धर्म के लोग बड़े हैं, अफगानिस्तान बटा, पाकिस्तान बटा, ओके, रुक जाइए धनंजय गिरी जी, रुक जाइए। अनंत विजय सर, धनंजय गिरी जी प्लीज रुक जाइए। अनंत विजय जी सर, अगर इतने सारे मुद्दे हैं, जनता के लिए इतने सारे वादे और दावे हैं, तो मायावती 27 के चुनाव की तैयारी में लग गई हैं, इसलिए उन्होंने मुस्लिम समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ मीटिंग की है। अखिलेश यादव आजम खान को बिहार में स्टार प्रचारक बनाकर भेज रहे हैं, जिस आजम खान को वो जेल में पूछने तक नहीं जा रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी मोहम्मद को लेकर आ गए, और योगी आदित्यनाथ ओसामा का जिक्र करते हुए, यानी शाहबुद्दीन के बेटे का जिक्र करते हुए ओसामा बिन लादेन की याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हरिहरनाथ के ई पवित्र भूमि के हम प्रणाम करत बानी। देशभक्त रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, भिखारी ठाकुर के ई गौरवशाली भूमि पर रौरा सबके अभिनंदन करत बानी। वीर कुंवर सिंह जी की इस पावन धरती पर आप सभी जनता जनार्दन के दर्शन का आज मुझे सौभाग्य मिला है। इतनी विशाल संख्या में हमारी बहनें, बेटियां आज हमें आशीर्वाद देने आई है। नौजवानों का उत्साह तो देखते ही बनता है। बिहार के मेरे भाई बहनों और खास करके बिहार के मेरे नौजवानों, मैं आज आपको एक गारंटी देता हूं। बिहार के मेरे नौजवानों, आज मैं आपको एक गारंटी देता हूं। आपका सपना ही मेरा संकल्प है। नरेंद्र और नीतीश आपके सपनों को पूरा करने में जुटे हैं। बिहार में सुशासन से समृद्धि की यात्रा
अनवरत चलती रहे, इसके लिए भाजपा एनडीए के इन सभी साथियों को विधानसभा जाना जरूरी है। और इसलिए मैं आज इन सब के लिए आपके आशीर्वाद मांगने के लिए आपके पास आया हूं। मेरे पुराने साथी, मेरे मित्र राजीव प्रताप मुझे भी बता रहे थे कि कई लंबे 48 घंटों से बारिश धूम चल रही थी। एक तरफ दिवाली गई, छठ पूजा का इतना पवित्र महत्वपूर्ण त्योहार और इतनी सारी बारिश, इसके बावजूद भी छपरा का जो माहौल मैं देख रहा हूं, वो यही कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। भाइयों और बहनों, छपरा आना अनेक प्रेरणाओं से जुड़ने जैसा है। यह धरती आस्था की भी है, आंदोलन की भी है और कला की भी है। इस मिट्टी में जादू है जो शब्दों को भी जीवंत बना देती है। तो बिहार में इस वक्त चुनावी सरगर्मी है, इसके बाद बंगाल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश की तैयारी अभी से चल रही है। अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अनंत सर, मैंने आपसे सवाल किया था कि एक तरफ मायावती मीटिंग कर रही है मुसलमानों के साथ, अखिलेश आजम को स्टार प्रचारक बनाकर बिहार भेज रहे हैं, ओसामा से लेकर और मोहम्मद तक की एंट्री बिहार चुनाव में हो रही है। अगर मुद्दे इतने मजबूत हैं और विपक्ष को पता है कि मुद्दों से वोट मिल रहा है, तो ये 20% का रण क्यों चल रहा है सर? विद्यानाथ जी, देखिए, विपक्ष को भी पता है कि उनके जो मुद्दे हैं वो हवाई हैं। आप बिहार में ही आप मुद्दों की बात कर लीजिए। अभी तो एनडीए का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जो भी है वो आएगा तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जो संकल्प पत्र तेजस्वी यादव जी के पार्टी का, जिसे तेजस्वी प्रण कहा गया है, वो सामने आया है। उसकी जो मूल बात है, उसमें जो फ्रीबीज देने वाली बात है, उसको हटाने के अलावा उस प्रण में क्या है, इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन जो हर घर में एक नौकरी देने की बात है, वो तो बड़ा फर्वेलस सा लगता है। एग्रो इंडस्ट्री की बात, अब कल एक राजद की प्रवक्ता कह रही थी कि इसी चैनल पे कह रही थी कि कैबेज को बॉटल में पैक करके विदेश में भेजा जाएगा। तो अभी तो बिहार में वो स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। स्वप्न अच्छा है, सोच भी अच्छा है, लेकिन चूंकि इससे चुनाव नहीं जीता जा सकता। और दूसरी बात यह है कि दोनों दलों की तरफ से फ्री बीज बांटने की अच्छी तैयारी है। दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। कोई 125 यूनिट फ्री कर चुका है, दूसरा 200 यूनिट फ्री करना चाहता है। तो इन सब के बीच जो 20% की लड़ाई है, जो मुसलमानों के वोटर हैं, उनको अपने पाले में करने के लिए सभी दल प्राणपन से जुटे हुए हैं। अब बताइए ना, अखिलेश यादव जी को अचानक से आजम खान साहब की याद आ जाती है। उनके सवाल ये है कि ये 20% का जो रण है थे, वो क्या अब अखिलेश यादव को भी इस बात का डर सताने लगा है कि ये 20% अगर मायावती के खाते में कुछ कट के चला जाएगा तो काम मुश्किल हो जाएगा? ओवैसी उधर दूसरी तरफ मोहम्मद का जिक्र कर रहे हैं कि मोहम्मद के नाम का क्यों नहीं ऐलान किया आप लोगों ने? क्यों सन ऑफ मल्लाह ही उप मुख्यमंत्री हो सकता है बिहार का?
ओवैसी साहब तो लगातार ये प्रश्न उठा ही रहे हैं कि जिनकी 2% आबादी है मल्लाहों की, उनके नेता को आपने उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया, लेकिन जिसकी 18-19% है, और साथ ही वो ये जोड़ना भी नहीं भूल रहे उनकी पार्टी की जिसकी जितनी भागीदारी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, या जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी, तो ये भी नारे लग रहे हैं बिहार में। लेकिन एक और चीज बताऊं आपको विद्यानाथ जी, आप तो बिहार में हैं, शायद वहां पता करिएगा, बहुत साइलेंट कैंपेन एक चल रहा है कि अगर आरजेडी की सरकार बनती है, आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनती है, तो ओसामा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की तैयारी है। ऐसा एक साइलेंट कैंपेन बिहार में चलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो एमआईएम के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने एक नया सन ऑफ मोहम्मद तो क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया इसको खोलकर, क्योंकि बिहार में देखिए लोग बहुत दिनों से कहते हैं MY समीकरण है, लेकिन जब टिकट बंटवारा हुआ तो लगता है कि वो MY नहीं YM है। Y आगे हो गया जो 14% है, और जो 19% है वो M पीछे हो गया। तो लड़ाई सब कुल मिला के यही है। पिछली बार दोनों गठबंधन में 12-14 हजार वोटों का अंतर था, और इस बार महागठबंधन के लोगों को लग रहा है कि अगर मुसलमानों ने उनको ठोक के वोट कर दिया, पिछली बार MIM के 5 सीट सीमांचल इलाके में मिले थे और उस दल को अच्छा वोट मिला था, तो महागठबंधन के लोग इससे थोड़े भयभीत भी हैं कि क्या असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान वोटों का बंटवारा करने में सक्षम होगा। एक तीसरा कोण भी है मुसलमान वोटरों का, वो है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर भी मुसलमानों के बीच जाकर लगातार ये बात कह रहे हैं कि मुसलमान अपने भविष्य के बारे में सोचे, अपने बेहतरी के बारे में सोचे। तो कुल मिला जुला कर मुझे विद्यानाथ जी यही लगता है कि बिहार में अभी चूंकि मुसलमानों के वोट के 3 दावेदार हैं, इसलिए बीजेपी तो स्पष्ट रूप से कहती है कि हमें नहीं चाहिए उनके वोट, और बहुत सटल तरीके से इस बार जेडीयू ने भी उनकी राह पकड़ ली है और 4 कैंडिडेट को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। तो लड़ाई 20% के लिए वो महागठबंधन और उसी प्रकार के दल हैं जो सेकुलर और मुसलमानों की पैरोकारी करने की बात करते हैं, उनके बीच में है। अब बहन जी ने जरूर पेच फंसा दिया ये कहकर कि मुसलमान हमारे साथ आए, उनका भलाई हमारे साथ ही है। ठीक है, आसिफ सोहेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ सोहेल जी, सबका अपना अपना स्टेक है। आप लोगों को पता है कि बिहार में एक खास एरिया में ही आप लोगों का स्टेक है, वहीं पर आपका वोट बैंक है। फिर क्या मतलब है कि आप लोग बिहार में बाकी जगहों पर जाकर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सन ऑफ मोहम्मद को उप मुख्यमंत्री बना दो? आपको भी पता है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि सन ऑफ मोहम्मद को उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो बिहार से किसी नाम को उठाकर आप भी दावेदारी तो पेश कर सकते थे। सर, इसमें आसिफ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या है मुझे ये बताइए आप, अगर कोई एक मुसलमान, हाँ सर मैं सुन पा रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी हेलो, बोलिए आ रही है, आप बोलिए। अगर कोई मुसलमान डिप्टी चीफ, देखिए जब कोई मुसलमान या दलित चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहा है तो दिक्कत क्या है? सर देखिए, आप बताइए, क्या मुसलमानों की दलित की हिस्सेदारी नहीं है क्या बिहार में? देखिए, रही बात, आप बोल रहे हैं कि एक ही जगह पर मुसलमान है, बिहार के हर कोने में मुसलमान है, हर कोने में दलित है, हर कोने में ओबीसी है, बीसी है, हर कोई है। देखिए, एक धर्म का, एक जाति का कोई स्टेट लेकिन हर कोने में बिहार में, चाहे उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करता है, वो आपको अपना प्रतिनिधि नहीं मानता है, आपकी पार्टी को अपना प्रतिनिधित्व नहीं सौंपता है। कौन बोले सर? अरे कौन बोला सर? आपको अगर नहीं करता है तो भाजपा हुकूमत में क्यों नहीं आई थी बिहार में? आप क्यों बोलते? देखिए, एक गठबंधन की सरकार को तोड़कर आप वापस लेकर लोगों को जो हो सो अपने नए नए हथकंडों से लोगों को डरा कर जो हो सो उधर एक गवर्नमेंट बनाए। जब क्यों नहीं थी? जब आपको सपोर्ट नहीं हुआ था ना, आप मैंडेट नहीं था आपको, तो आज क्यों बात कर रहे हैं सर? आप अगर बात करना है बिहार के अंदर, मैं तो कल नवादा में था, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं बिहार घूम रहा हूं, स्टेट है तो मैं इस वक्त बिहार घूम रहा हूं। कल मैं नवादा में था, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से मैं बात कर रहा था, एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला
जो ये चाहता हो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी या असदुद्दीन ओवैसी बिहार में चुनाव लड़े और चुनाव लड़कर उनके कोई नेता जीते? अरे सर, वो आपकी देखिए, आपकी एक नजर से, आपकी सोच से देख रहे हैं। आप एक डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से देखिए। आज देखिए मेरी क्यों नजर सोच हैदराबाद नहीं से सर, बिहार जो लोग तक कह आने रहे की हैं वो मैं वजह बता क्या रहा है? हूं। देखिए, मैं कोई सुनिए सर, क्यों मैं आए वही बोल हैदराबाद रहा हूं, से सर, बिहार मैं तक? तेलंगाना क्यों नहीं गए? AMIM को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। तेलंगाना क्यों नहीं गए? मैं वही बोल रहा हूं सर। देखिए, जब बिहार से लोग हैदराबाद को इलाज कराने आते, बिहार से लोग दिल्ली को इलाज कराने जाते, बिहार से लोग वेल्लूर को इलाज कराने जाते हैं, वो एक अलग काम बात के लिए है। बिहार से लिए वो एक अलग बात है। पूरे देश के लोग पूरे देश भर में जाते हैं नौकरी करने के लिए, रहने के लिए, घूमने के लिए। दैट इज डिफरेंट थिंग। हाँ, तो आसिफ जी, दैट इज डिफरेंट थिंग। मैं तो वही बोल रहा आपको हूं, मैं पूछ रहा हूं कि आप हैदराबाद में हैं, आप वहां चुनाव लड़ते हैं, उससे बाहर आपका अस्तित्व नहीं है, सीधे उठकर आप बिहार में आते हैं, तेलंगाना आपको क्यों नहीं नजर आता है? सर, अलग कैसा होता है? नहीं सर, अलग कैसा होता है जब लोग, आप बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी कहीं भी जा सकता है, तो जाके चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, कोई अपना कोई जाति स्टेट नहीं है। भाजपा या जो सो नीतीश कुमार का खुद चुनाव का लड़ने स्टेट पर नहीं मेरा उत्तर सवाल नहीं प्रदेश, है। सवाल योगी ये है आदित्यनाथ कि ये आपने हिंदुस्तान बिहार है। को अगर सर, चुना सुनिए, है तो इसका नहीं, मतलब तो साफ आप है कि आपको पता है बिहार में सीमांचल का क्यों एक बिहार इलाका को चुना, है सर? जहां पर आप लोगों को चाहने वाले और वहां के लोग आप लोगों की बातों में आ जाते हैं। इसीलिए आप 20% के लिए हैदराबाद से बिहार के सीमांचल तक का दौड़ लगाते हैं। सर, ना 20% की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे दलित और मुसलमानों की बात हो रही है। आज बिहार का अगर कोई चीज फैसला कर सकता है तो मुसलमान और दलित मिलके ही बिहार का जो सो आने वाले टाइम का फैसला करेंगे। वो चीज आप समझ लीजिए। आपकी पार्टी के नाम में कहीं दलित है? हायर कास्ट और लोअर कास्ट, आपकी पार्टी के नाम में कहीं दलित लिखा हुआ है? अरे सर, क्यों सर, नहीं होगा? आपकी पार्टी के नाम में तो मुसलमान हैं, नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के नाम में दलित है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुसलमानों के साथ साथ दलितों का प्रतिनिधित्व भी आप लोग कर रहे हैं, तो अपनी पार्टी के नाम में दलित भी तो लिख दीजिए। सर, आपसे पूछ के लिखेंगे क्या पार्टी का नाम भी? आपकी विचारधारा, आप एक स्क्रिप्ट बनाकर जो आपको नहीं सर, जिससे पूछकर मुसलमान लिखा है उसी से पूछकर लिखिए, लाकर हमें बोले, क्योंकि आपने दलितों का जिक्र किया। आप लोग कब से दलितों के रहनुमा हो गए? पूछने की जरूरत नहीं है। दलितों के रहनुमा कब से हो गए आप? क्यों नहीं? बराबर सर, मैं पूछ रहा हूं दलितों के रहनुमा कब हो गए? भारत भाजपा कब से? सर, क्यों नहीं हो? रहनुमा की बात नहीं है। देखिए, खिदमत करने का काम में किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है ना सर। बराबर देखिए, आप बोल रहे हैं किसी के विचारधारा में आ गए, लोग भटक गए, तो इतने लोग एमएलए क्यों जीताए और क्यों मुसलमान जीतते जा रहे हैं बिहार के अंदर? मुझे बताइए, आप देना चाहिए था ना भाजपा। मैं बता देता हूं ना सर, आपके एमएलए वहां से जीत कर आए, नहीं दे रहे हैं मुझे, आपके एमएलए वहां से जीत कर आए जहां मुसलमानों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जहां मुसलमान ही तय करते हैं कि वहां पर कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में आए, और आए भी हैं आप एमएच खान साहब को जरा स्क्रीन पर रखिए। ओ झा जी, मेरे को समय देंगे? झा जी, आवाज जा रही है आपको? यादव जी की झा जी के कान में आवाज? एमएच खान साहब, ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि एमआईएम जो है वो दलितों के लिए सोचने वाली पार्टी है, दलितों की चिंतक पार्टी है। क्या सच में ऐसा है? और एमडी का जो समीकरण आप लोगों का है वही समीकरण एमआईएम का भी है? ये बीच में जो बोल रहा है उसका ऑडियो डाउन कर दीजिए। बीच में जो बोल रहा है उसका ऑडियो डाउन कर दीजिए। पीसीआर में बैठकर आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं झा साहब, ये बीच में अगर कोई बोलता है उसका ऑडियो बिल्कुल डाउन कर दिया कीजिए। जब आऊंगा मैं तब बोला कीजिए, और बदतमीजी जिसको करनी है वो चला जाए पैनल से उठ के। बोलिए सर, एमएच खान साहब। जी, मैं ये कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का नारा ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अब आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि दो प्रवक्ता बीजेपी के बैठा रखे हैं। एक तो अनाउंस्ड है, एक वो आनंद जी पत्रकार बन के बैठे हुए हैं। साफ साफ कह रहे हैं वो बीजेपी के सर, ये गलत बात है, आप अपनी बात कहिए। देश की मिट्टी से लगाव रखो। देश नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये बात का खंडन नहीं किया उन्होंने, पत्रकार महोदय ने, कि देश की आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का हिस्सा था कि नहीं था। आज इंडिया गेट पे जाके देखिए, मुसलमानों के नाम छपे हुए हैं।
साफ साफ वो कह रहे हैं कि हम तो ये कहते हैं, हम तो सबका विकास, सबका विश्वास, सबका। आप बताइए केंद्र की सरकार देश की आजादी में भी मुसलमानों का हिस्सा था, देश के बंटवारे में भी मुसलमानों का हिस्सा था, लोगों का हिस्सेदारी के लिए नहीं बैठे ना सर। मैं पूछ रहा हूं कि अगर ओवैसी की पार्टी कह रही है कि दलित और मुसलमानों की पार्टी है वो, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या सच में वो दलित एमडी का समीकरण वो बनाए बैठे हैं? आप लोग सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं और आप लोगों ने जो मीटिंग की है 2027 की जो तैयारी की है वो सिर्फ दिखावे की है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ओवैसी की पार्टी का समर्थक नहीं हूं। मैं मुस्लिमीन के माने नहीं जानता हूं क्या होता है। मुसलमान सिर्फ एक देश का मुसलमान सिर्फ इस देश का डेमोक्रेसी में नहीं है, सारे जाति शादी धर्म के लोग हैं। हमने कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला नारा है। चुनाव आयोग को ये जो ओवैसी साहब की पार्टी है, इसके पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देना चाहिए कि किसी भी मजहब के नाम से कोई पार्टी का नाम है तो उसको रद्द करना चाहिए। चुनाव आयोग क्यों सोया हुआ है? क्यों मुस्लिमीन लिखा हुआ? और कोई पार्टी के अंदर किसी जात बिरादरी का चर्चा क्यों नहीं है? तो मैं तो दूसरा सवाल पूछता हूं कि ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, केंद्र की सरकार में एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, और बिहार के जो चुनाव हो रहा है उसमें जितने टिकट बांटे हैं एक भी मुसलमान नहीं है। किस हद से आप इस तरह की बात करते हो? ये लोग कहते हैं झटका खाओ और सनातन बचाओ। जवाब दीजिए। खाने से सनातन बच रहा है। आसिफ सोहेल जवाब दीजिए। बच रहा है सर, जल्दी से जवाब दीजिए। जवाब ले लीजिए सर, एक सेकंड ले रहा हूं। मैं बीजेपी के पास भी जाऊंगा, लेकिन आसिफ सोहेल जल्दी से आप जवाब दे दीजिए वो जो कह रहे हैं। सर, जब अब ऐसी सोच रखने वालों का क्या जवाब देंगे सर? वो खुद अपने आप में एक जवाब है, मैं क्या बोलूंगा। जब अपने अंदर इतनी नफरत भरकर आकर जो सो आप बता रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जवाब देके तो कोई फायदा नहीं है। जवाब तो बैलेट के जरिए दिया जाएगा सर, बिहार के अंदर, समझे ना आप समझिए। आप बोल रहे हैं कि सीमांचल के अंदर है, वहां पर है सर। मुसलमानों का योगदान कितना है इस इलेक्शन में? मुसलमान दलित ही बोल रहा हूं, मैं अभी भी बोल रहा हूं, मुसलमान और दलित ही जो सो बिहार का फैसला करेंगे। और इसके अंदर कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन डिप्टी सीएम रहेगा, कौन क्या रहेगा, ये इनके बगैर नहीं होगी। आप सिर्फ हमसे वोट लेंगे, हमसे सिर्फ काम कराएंगे, मगर हमारी राजनीतिक में जो अंदर जो सो हमें हिस्सेदारी नहीं देंगे। आप क्यों नहीं देंगे सर? बताइए आप मुझे। उतना ही अगर आपको हमारे को लेकर आप जो सो वो है तो आप दीजिए ना सर, हमारी हिस्सेदारी। एक समुदाय की पार्टी है, आपको तकलीफ क्या हो रही है? एक समुदाय विशेष की पार्टी है ना आप। अरे सर, आप बोलने आप से एक नहीं समुदाय है। विशेष की सर, पार्टी है। आप बोलने से नहीं होता है ना सर। मेरे बोलने से नहीं है सर, मेरे बोलने से नहीं है आपको सर, मेरे बोलने से नहीं है, आपकी पार्टी के नाम में है। आपकी पार्टी का नाम मैंने नहीं रखा है। नहीं, आप जिसके लिए काम कर रहे हैं ना सर, आप जिसके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं आप बिहार के अंदर, आप उनको भी हमको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपको तो छोड़ दीजिए सर, आप पार्टी रहने दो, पार्टी का नाम में रहने दो, पार्टी का नाम में नहीं रहने दो। मत दीजिए बात जवाब। क्या है? लोगों को जवाब मिलता है, आप कॉन्स्टिट्यूशन आप लिखा हुआ है, सन ऑफ मोहम्मद लेकर आते हैं ओवैसी, तो बिहार में वो क्या करवाना चाहते हैं? और आजम खान को जब समाजवादी पार्टी बिहार में स्टार प्रचारक बनाकर भेजती है तो भी लोगों को समझ में आता है। तारिक खान बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं सर, बोलिए तारिक खान जी। देखिए, किसी भी नाम ले लेने से या किसी के जाति का प्रतिनिधित्व कर देने से क्या उसका उद्धार हो जाएगा? एक साहब जो अपने आप को ओबीसी का प्रतिनिधित्व बताते हैं, मैं ओबीसी का बेटा हूं, प्रधानमंत्री बन गए। मोदी साहब फिर क्या किया ओबीसी के लिए? एनएफएस लेकर आए, सरकारी नौकरियों में 69,000 शिक्षकों की नौकरी खाई। तो क्या ओबीसी का प्रधानमंत्री बनकर ओबीसी का उद्धार हो गया? जो भारत में 60% है, 70% है, हो गया उद्धार? तो ऐसे अगर कोई चिल्लाए कि मुसलमान डिप्टी सीएम बना दो, ये विचारों की लड़ाई है, जिसमें नीतीश के विचार और तेजस्वी के विचार या मोदी जी के विचार या जो गठबंधन है, महागठबंधन, उसके विचार आपस में लड़ रहे हैं। जो नौकरी की बात है, जो रोजगार की बात है, जो लोगों तक सुविधा पहुंचाने की बात है, ये उसकी लड़ाई है। क्या कर दिया ओबीसी के लिए? खुद को बताकर आए, चाय वाले का बेटा, ओबीसी का बेटा, गरीब का बेटा, प्रधानमंत्री बन गए। 50%, 60% सेंसस होगा, पता चलेगा कितना ओबीसी है। क्या उद्धार किया ओबीसी का? बताइए ना, बता दिया। इस हिसाब से तो आप लोगों से भी पूछा जाएगा तारिक खान साहब, इस हिसाब से तो आप लोगों को अभी पूछा जाएगा कि दशकों से आप एमवाई समीकरण लेकर चल रहे हैं, लेकिन एम का क्या हुआ? वाई के साथ
तो ठीक है, आप लोगों ने वाई को हर जगह फिट किया। जब आप लोग सत्ता में थे तो वाई को आप लोग हर जगह ऊपर बिठाते थे, अच्छी बात है। लेकिन आपने एम के साथ क्या किया? और जब आपको लगा कि एम से काम नहीं बनेगा तो पीडीए लेकर आ गए। सवाल आपसे भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रह्मास्त्र में इतना ही। अब देखते रहिए।